नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब महज 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में हर सियासी पार्टी धर्म, जाति और विकास के एजेंडे पर लगी है। हर पार्टी की निगाह वोट बैंक पर है और ऐसे में मुस्लिम वोटरों को लुभाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों ने देश की आजादी में शहादत दी थी और मुसलमानों की शहादत के बाद ही यह देश आजाद हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी में जिन लोगों का एक कौड़ी का भी सहयोग नहीं था, वो ही अब मुल्क को बर्बाद करने में लगे हैं। अब मदनी ने मुसलमानों को नसीहत दी है कि वो चुनाव तक खामोश रहें और किसी तरह का कोई बयान ना दें, किसी भी विवाद में ना पड़ें। हालांकि इशारों ही इशारों में मदनी ने कांग्रेस की तारीफ भी की है। अब मदनी के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर किधर जाएगा यह फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन मुस्लिम वोटर कितना अहम है इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि प्रदेश के अंदर 20% आबादी मुस्लिमों की है। 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं और ऐसे में मिशन 2022 के लिए मुस्लिम वोटर काफी अहम है। लेकिन अब जो बात कही गई है उस बात के बाद सवाल इस बात का भी बन रहा है कि आखिर मुस्लिमों को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उसका असर इस बार के चुनावों में क्या बनता है, और इस पर सवाल तो बनता है। तो मदनी की तरफ से बयान देते हुए क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले इसको सुनिए। दूसरी लोगों की, कांग्रेस की और दूसरी जो हुकूमतें हैं वो मॉक लिंचिंग के खिलाफ काम कर रही हैं, कानून बनवा रही हैं। आप भी कानून बनवाइए। मेरी वो बात सुन करके जो मेरे साथ गए थे मुलाकात कराने के लिए, उन्होंने मेरी तायीद की और ये कहा कि ये बात होनी चाहिए। वो इसके ऊपर खामोश हुए। मैं ये समझा कि हो सकता है कि वो इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़ें, लेकिन आज की सूरत हाल, इसका मकसद अलावा हिंदू को समेटना है, मुसलमान को एक तरफ कर देना है, हिंदू को एक तरफ कर देना है, एक सियासी मसला है जिसको समझना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मुसलमान का इम्तिहान है। मुसलमान को इलेक्शन तक बहुत सब्र करके खामोश रहना चाहिए। विशेष के मोहन भागवत जी से हमने मुलाकात की है। उन्होंने मुझसे उसी वक्त कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा अपने जड़ से। मैंने कहा आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा, बात मैं अपनी ही कहूँगा। कहने लगे बिल्कुल हम इसके लिए काम करेंगे। चुनाचे उन्होंने काम भी किए और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें बड़ी गालियाँ दी। RSS तोगड़िया ने कितनी सख्त बातें उनके बारे में कही हैं, मगर मैं उसकी कदर करता हूँ। उन्होंने मुझसे जो वादा किया था कि हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करेंगे, काम किया। तो मौलाना मदनी के बाद इसको लेकर के सियासी तौर पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, इसको भी सुनिए। यह किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज आपको बुलंद करनी चाहिए। जिंदा कौम को हमेशा जिंदा दिखना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर ये आपका अधिकार है कि आप अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप उसको रख सकते हैं, पर किसी भी बात के ऊपर सिर्फ चुप हो जाना ये कोई समाधान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वातावरण बनाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। लेकिन ये सारी आशंकाएं धूल धूसरित हो गई है। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, हमने लगातार वेलफेयर के लिए काम किया है और अक़लियत के मुद्दों पर आज सबसे प्रभावी भूमिका निभाने का काम किया है। इसलिए आज कोई भी मौलाना हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करेगी तो गलतफहमी में है। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को जनता के बीच में लागू कर रही है। देखिए, मदनी साहब का जो भी बयान है, निश्चित रूप से सावधानी बरतने की तो आवश्यकता है ही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो नफरत का माहौल बनाना चाहती है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। बात समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, ना तो हिंदुओं की सगी है, ना तो मुसलमानों की सगी है। अगर ये वाकई भगवान राम के चाहने वाले लोग होते, अगर वाकई ये हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाले लोग होते, अगर वाकई ये असली हिंदू होते, तो फिर ये राम मंदिर के नाम पर घोटाला न करते। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया होता, उसमें चोरी न करते।
तो सियासी प्रतिक्रियाएं भी आपने सुन ली। हालांकि अब मौलाना मदनी की तरफ से जो बात कही गई थी उसके बाद उसके ऊपर ये राजनीति होना स्वाभाविक था और वो राजनीति आपको यहां पर दिख रही है। और अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरीके के तमाम बयानात आपको सुनने को मिलेंगे और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि मुस्लिमों को अभी फिलहाल खामोश रहना चाहिए और साथ ही साथ जो बात उन्होंने कही कि जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है वही इस समय सबसे ज़्यादा सियासत इसको लेकर के कर रहे हैं, वही आज देश की बात कर रहे हैं, ये इशारा उनका सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ था। और अब देखना यह है कि उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति है वो किस दिशा में जाती है। और 20% मुस्लिम आबादी जिस पर सबकी निगाहें हैं, मौलाना मदनी के बाद अब ये जो 20% की आबादी है वो किस ओर रुख करती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आज इसी पर सवाल तो बनता है। शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संजय चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रजेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी स्वागत। और मौलाना मुजम्मिल नदवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना मुजम्मिल नदवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। किस तरीके से देखेंगे इस बयान को जो कि मौलाना मदनी की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से ये अपील की है कि धैर्य रखें, अभी कुछ ना कहें और खासतौर से वोट जब करें तो फिर इस बात को जहन में रखना चाहिए क्योंकि जो लोग इस समय सियासत कर रहे हैं उनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। देश की आजादी तब हुई जब मुस्लिमों ने अपनी शहादत दी है। इस बयान के क्या मायने समझे जाएं? देखिए, किसी भी बयान को समझने से पहले मुझे लगता है जरूरी है कि ये बयान किसने दिया है उसे समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि देवबंद की विचारधारा से प्रेरित होकर उसी की विचारधारा में पलकर पाकिस्तान से जो लोग निकले वही तालिबान कहलाए। दूसरे, मदनी साहब का रिश्ता कांग्रेस से कैसा है, राज्यसभा के सदस्यता के प्रकरण पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। वे धार्मिक आडंबर में हैं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति, और उनका जो बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है उससे प्रेरित होकर लोगों ने क्या किया है ये पूरी दुनिया ने। तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने का ये विचार है उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है हमें ये देखने के बाद उनके विचार पर निर्णय करना है। देखिए, उन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किया है, अगर वो मुसलमानों के हमदर्द होते तो निश्चित रूप से इस बात को उनको रेखांकित करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की इस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा न होना इस बात का प्रतीक है कि सामाजिक सौहार्द कायम, और सामाजिक सौहार्द कायम रहे इसी में सबकी भलाई है। अल्पसंख्यकों की भी भलाई है, बहुसंख्यकों की भी भलाई है। अगर दंगा नहीं हुआ इसका मतलब कि आपस में सामंजस्य ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरकार की जो नीति है, चाहे योगी जी की हो चाहे मोदी जी की हो, सारी योजनाओं में सभी को लाभ मिले बिना किसी भेदभाव के लाभ। इन योजनाओं में कोई भी व्यक्ति एक ऐसा उदाहरण नहीं बता सकता कि किसी को मुसलमान होने के नाते उस योजना में लाभ न मिला हो। तो जो सरकार इस बेहतरी के साथ काम कर रही हो जिसमें मुसलमानों को नागरिक के नाते पूरा सम्मान मिल रहा हो, उनकी बेहतरी के लिए काम हो रहा हो और सामाजिक सौहार्द कायम हो, मुझे लगता है कि उन्होंने इस पर निष्पक्षता से बयान नहीं दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनका बयान राजनीति से बहुत प्रेरित है। चुनाव के अवसर पर चुनावी बयान को इसे मानिए। और जो लोग खुद द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के पोषक थे वो ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके कांग्रेसों के संबंध को देखते हुए ही उस बयान को देखना चाहिए। योगी की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ जो व्यवहार कर रही है, मुझको लगता है कि उनका ये बयान उससे बिल्कुल विपरीत। मौलाना मुजम्मिल नदवी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, और खासतौर से जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिमों को अभी फिलहाल किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर उन्होंने कह दिया कि इस समय देश के अंदर जो सियासत कर रहे हैं उनका देश की आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं है। मुस्लिमों को कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जो हुई, इसके क्या मायने समझे जाएं? मौलाना मुजम्मिल नदवी जी। नदवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, नदवी साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। उमाशंकर जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। कैसे देखेंगे इस बयान को, और खासतौर से जो बात संजय जी ने कही आप उसको भी कैसे देखेंगे? इस दोनों पर ही मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। नदवी साहब ने जो बात कही, देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है, जमीयत उलमा ए हिंद के जो इस समय है, उन्होंने बहुत सही कहा है
जो काम सरकारों को करना चाहिए आज के डेट में जो है, उस समय 2013 में कम मान के चलिए 150 से ऊपर मुस्लिम परिवार प्रभावित हुआ था। उनका पुनर्वसन का काम जो है सरकार को करना चाहिए। आज वह कम 151 लोगों को 66 लोगों को आज वो दे चुके हैं घर, इसके पहले कई लोगों को दे चुके हैं घर। जो है जो काम सरकार को करना चाहिए वह आज जो है मदनी साहब कर रहे हैं, ये बहुत देश हित है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, क्या 47 से पहले यानी स्वतंत्र होने से पहले क्या मुस्लिमों का जो बलिदान रहा है, मुस्लिमों का जो आजादी में योगदान रहा है, क्या उसको आप नकार सकते हैं क्या? और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे उसका योगदान क्या रहा है? वह जो है अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग जो है, अंग्रेजों का जो साथ देने वाले लोग जो है आज देश की राजनीति में है, वह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो संजय नहीं, तो आजादी से पहले तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर देश के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी और कौन पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि नहीं हमारा योगदान था, भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं था? उस समय तो पार्टियां अस्तित्व में थी ही नहीं। एसबी एसपी का क्या योगदान था भारत की आजादी में, कोई ये पूछ ले अगर आपसे। ध्यान रखिएगा, इसको आप नकार नहीं। उमाशंकर राजभर जी, एसबी एसपी का क्या योगदान था भारत की आजादी में? उस समय तो देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में जब थी नहीं, तो आप ये कैसे कह देंगे कि भाई इनका योगदान नहीं, उनका योगदान नहीं? उसमें तो हर एक हिंदुस्तानी का योगदान है। या ये हिंदुस्तानी नहीं थे, उनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था? और जब देश का बंटवारा हुआ उस समय भी, जब देश का बंटवारा हुआ, उमाशंकर राजभर जी, जब देश का बंटवारा हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। आप कहते हैं ये बांटने की राजनीति करते हैं, देश तो बंट गया जब भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं इस देश के अंदर। ध्यान रखिएगा, जिस कौम से हम आते हैं वह कौम जो है, ध्यान रखिएगा 81 साल अंग्रेजों ने हमको सताया है, हमारे ऊपर उन्होंने क्रिमिनल एक्ट लगाया था। इस बात को आप ध्यान रखें, हम तो स्वतंत्र भारत में भी गुलाम थे। आप अरे उमाशंकर राजभर जी, मैंने पार्टी का जिक्र किया, मैंने आपके योगदान के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। उस समय आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ रहे थे। उस समय आप भी उतने ही हिंदुस्तानी थे जितने कि यहाँ पर बैठे हुए अन्य लोग हैं। उस समय हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ रहे थे। उस समय पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं लड़ रहे थे कि आप एसबी एसपी के प्रवक्ता हैं, उस लिहाज से आप लड़ रहे थे वहां जाकर अंग्रेजों से। उस समय हर एक हिंदुस्तानी अपनी शहादत दे रहा था, हर एक हिंदुस्तानी लड़ रहा था। इसलिए ये मत कहिए कि इनका योगदान नहीं, उनका योगदान नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आजादी के बाद आ जाइए, उसके बाद गिनाइए, आजादी के बाद आइए और उसके बाद गिनाइए कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया और उसका क्या योगदान है। ठीक है, ये मत मुझे बताइए। हर हिंदुस्तानी का योगदान है देश के अंदर, और कोई ये नहीं कह सकता मुस्लिमों का योगदान है या हिंदुओं का योगदान है। हर एक हिंदुस्तानी का योगदान है उसके अंदर। ये मत कहिए, ये मत कहिए। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी, मुसलमान सावधान हो जाओ, और अभी चुनाव आने वाला है, इसलिए संभल कर अपने मत का इस्तेमाल करो, शांत रहो। ये जो मैसेज देने की कोशिश और साथ ही साथ जो ये जोड़ दिया गया कि जब मुसलमानों ने शहादत दी तब ये देश आजाद हुआ है। चलिए ठीक है उमाशंकर जी, ठीक है उमाशंकर जी, मुझे आपका इतिहास भूगोल सब पता है, मैं जानता हूं, महाराजा सुहेल देव से लेकर के अब तक सब मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बोलिए कि हिंदुस्तानियों का योगदान था, ये मत बोलिए एसबी एसपी का योगदान था। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है, चलिए ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, ठीक है, आप सुन लीजिए। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी को सुनिए, ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी। जी भाई साहब, ऐसा है कि ये जो राजभर साहब बोल रहे हैं, इनको वोट चाहिए, और मदनी साहब जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों का योगदान बहुत रहा है, तो वास्तव में सबका योगदान रहा है। इन्होंने 23% आबादी के बदले 29% भूभाग भारत का ले लिया है, और उसके बाद भी ये भारत में रह करके इस प्रकार की भाषा बोले। ये कांग्रेस का छलावा है हमारे देश के साथ। कांग्रेस का देश के साथ छलावा है, इस बहुसंख्यक आबादी के साथ इतना बड़ा छलावा है कि देश 23% आबादी को शरीयत के आधार के ऊपर 23% आबादी को 29% भूभाग इनको दिया गया। उसके बाद भी आज देश में बैठ करके इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। ये राजभर जैसे इनके समर्थक, राजा सुहेल देव की कहानी इनको पता नहीं है। राजभर जी, अरे शर्म करो राजभर जी, शर्म आनी चाहिए आपको, लज्जा आनी चाहिए इस तरीके की बातें करने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ सुनने की क्षमता रखिए उमाशंकर जी, सुनने की क्षमता रखिए, भाई। राजभर जी, भाई महाराजा सुहेल देव के योगदान को कौन नकार सकता है इस देश के अंदर? कोई नहीं नकार सकता।
आप जैसे उसको कोई आप नकार नहीं जैसे सकता, लोगों लेकिन ने उसका आप क्रेडिट अगर जैसे वोट एसबी ले कि नहीं, एसबी ने झंडा बुलंद किया तो वो कोई स्वीकार नहीं करेगा। पार्टी का अस्तित्व तो बहुत बाद में है, आप जरा उसके पहले हर एक सुनिए आदमी, बोलो। हर एक शख्स हिंदुस्तानी है। यही समझना है, यही समझना है। इसलिए क्रेडिट लेने की कोशिश ना हो, क्रेडिट लेने की कोशिश ना हो। ब्रजेन जी को आप सुन ले, आपको मैंने पूरा समय दिया, ब्रजेन जी को सुने। यादों को भूल गए, आप उनकी गाथा गा रहे हो राजभर जी। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। ये देवबंद में पढ़ने वाले, देवबंद में पढ़ने वाले जो इस्लामिक शिक्षा का, जो कट्टरवाद का समर्थन करते हैं, उनके साथ आप खड़े हो। उसके बदले हमको मिला क्या? 81 साल। अरे तुमको चाहिए क्या? अंग्रेजों के साथ मिलकर। अरे भारत भूमि बनी रहेगी तब तुमको कुछ मिलेगा। अफगानिस्तान को देख लो जरा, आज आंखें खोल लो राजभर जी, राजभर जी आज आंखें खोल लो। अफगानिस्तान में देख रहे हो, मारने वाले भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं और मरने वाले भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, और मारने वालों का समर्थन पूरे भारत का मुसलमान कर रहा है। राजभर जी शर्म करो जरा, शर्म करो राजभर जी। को आप जो है यह नहीं झुटला सकते हैं। राजभर जी शर्म करो आप। अरे उन व्यक्तियों की बात कर रहे हो, अफगानिस्तान देख रहे हो ना, पहले पूरा भारत चलिए देखिए। संजय चौधरी जी, चलिए ठीक है संजय चौधरी जी, ठीक है, चूंकि अब पॉलिटिकल चर्चा है तो पॉलिटिकल चर्चा में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए संजय जी मैं आपके पास आऊंगा वापस, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। बड़ी खबर के तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं आज सवाल इस बात का कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है, दरअसल उसके मायने क्या है उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर। अगर मौलाना मदनी मुसलमानों को सावधान रहने की कोशिश कर रहे हों और ये कह रहे हों कि मुस्लिमों की शहादत से ही इस देश को आजादी मिली और इस समय जो लोग देश के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है, तो सवाल ये बनता है कि आखिर इसके मायने क्या है और इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में क्या पड़ेगा और क्यों इस तरीके की बयानबाजियां चुनाव आते आते देखने को मिल रही हैं। ये भी सवाल अपने आप में है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। संजय जी मैं आपके पास आता हूं, चूंकि अभी आपने कहा कि आप लोग सबका साथ सबका विकास के साथ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी आपने गिनवाई कि उसमें आप कोई ये नहीं देख रहे हैं कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। लेकिन सवाल इस बात का भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां और खासतौर से विपक्ष इस बात को लेकर बार बार सवाल उठाता रहा कि चुनावों के अंदर तो आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा नहीं, आप कैसे सबके समान विकास की बात करते हैं, आप कैसे सबके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और इसीलिए आप लोग बांटने की राजनीति करते हैं और मौलाना मदनी जैसे लोगों को इसी से बल मिलता है कि वो लोग इस तरीके की बयानबाजियों को करें। मैं चाह रहा हूं कि इसका आप जवाब दें। आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, राजभर साहब की बात का भी जवाब दूंगा जो बहुत देर से मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे थे। राजभर साहब, आज के एक दिन बाद 2017 में ही मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और उसके बाद बहुत समय तक अखिलेश जी का शासन रहा था। आपकी सरकार जिसके साथ आप अब राजनीतिक सौदेबाजी करना चाहते थे, उन्होंने इन लोगों को घर क्यों नहीं दिए? जो लोग उनके लिए खड़े नहीं हैं, जो लोग उनके लिए व्यवस्था ठीक नहीं लगाते, जो लोग उनके लिए बेहतरी के लिए काम नहीं करते, आप उनकी पैगंबरगिरी कर रहे हैं। अरे आप तो उनके वंशज हैं, महाराजा सुहेल देव के, जिन्होंने सालार जंग के साथ बहुत लंबी लड़ाई की थी और सालार जंग के अभियान को खत्म कर दिया था। आपको तो धिक्कार है जिनके लिए आप कर रहे हैं। और उसके बाद जिनके साथ आप राजनीतिक समझौता करना चाहते थे वो बहराइच पहुंचे थे और बहराइच पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि ये जमीन गाजियों की जमीन है। ऐसे लोगों की तरफदारी करने के लिए कम से कम आप अपने मस्तिष्क को तो ध्यान में रखते कि आप किनके साथ जा रहे हैं। आप जिनके साथ जा रहे हैं वो मुसलमानों के लिए पीठ पे छुरा झोंकने का काम करते हैं। हम अपने काम को ठीक से करते हैं, हम उनके लिए बेहतरी के काम करते हैं। हमारे पास प्रतिनिधित्व ना हो, लोग नारा लगाते हैं जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी। हमारे पास हिस्सेदारी नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी भागीदारी करने को हमने न केवल एमएलसी बनाया मुस्लिम समाज से, बल्कि उनको मंत्री बनाकर भी उनकी भागीदारी को कंप्लीट किया। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग उस प्रयास के पीछे, आप देखिए जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय को आज लाने के पीछे क्या मंतव्य है। आज की ही डेट की अगली डेट में वो मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। आप सर्कमस्टांसेस को जोड़िए, ये दर्द को क्यों कुरेदा जा रहा है? वो इसलिए कुरेदा जा रहा है ताकि वो दर्द जो है वो उनके बीच में बना रहे। आग को बुझाना चाहिए,
आग को सुलझाना नहीं चाहिए। और इनमें और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ, एक सिद्धांत के साथ, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना ले लीजिए, अगर वो उज्ज्वला योजना है तो उसमें चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, सभी को उसका लाभ मिलेगा। मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप एक ऐसा नाम बता दीजिए कि जो मुस्लिम हो, उस योजना की पात्रता रखता हो और उसको वो योजना का लाभ ना मिला हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे समय पर जब चुनाव नजदीक है, मुसलमानों के बीच में विषमवन करने के साथ, उनको ऐसी भावनाएं उनमें प्रेरित करने के साथ, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके अंदर एक भय पैदा हो जाए, ये सारे के सारे इसी प्रकार के राजनीतिक वक्तव्य हैं। मुझे लगता है कि जो मुसलमानों ने इस राजनीतिक लोगों के साथ जाकर जो राजनीति के कारण मुसलमानों का ही अहित करते हैं, और उस अहित का कारण है कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी धीमे धीमे कम होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को भी बचना चाहिए और ऐसी राजनीति करने वालों को भी धिक्कार है जो इस देश के समाज को दूसरे समाज के प्रति वैमनस्यता के भाव को फैला रहे हैं। तो मदनी जी का बयान राजनीतिक बयान है और देश के मुसलमानों को तोड़ने वाला है, उनके विकास को अवरुद्ध करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं सारे समाज को एक साथ लेकर देश के विकास के लिए आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इसके बयान को और राजभर जी के तर्कों को इसी के आधार पर मापना चाहिए। उमाशंकर राजभर जी जवाब दें। देखिए, मैं इनको बता दूं, मेरे मित्र को जो है कि अगर ठीक है मुसलमानों के इतने हितैषी बनते हैं तो वह बता दीजिए, काम तो बता दीजिए। जब बदनामी की बात होती है, जब कोरोना काल आया जो है, उस मरकज को आप मंत्री से जोड़ते हैं कि जो कोरोना फैला है वह मरकज की वजह से, जो दिल्ली में मरकज हुआ था, तो इस बात को आप माने क्या मेरे मित्र? जो दूसरी लहर कोरोना की आई है बीजेपी की वजह से आई है, यानी बंगाल में जो अन्य राज्यों में आप, अरे मेरे भाई, जिस विषय पर बहस हो रही है उस विषय पर बहस कीजिए। बहस यहाँ होती है, आप वहां ले जाते हैं। कोई भी बहस हो, आप मुद्दे पर बहस नहीं करते, आप मुद्दे पर बहस करिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए। आप जिस राजनीतिक दल के साथ जा रहे हैं वो राजनीतिक दल मुसलमानों के साथ विश्वासघात करता है, आप उस पर बात कीजिए। आप बिना मुद्दे पर बात करते हैं, आप ऐसे लोगों की बात करते हैं, आप नाम लेते हैं सुहेल देव का और सुहेल देव के विचारों के आप छुरा घोपते हैं। आपने सुहेल देव के साथ अपमान किया है, आप सुहेल देव के अपराधी हैं। आपकी विचारधारा, आपकी नीति, आपके कार्यक्रम, आपके विश्वास, सुहेल देव महाराज के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो सुहेल देव। ठीक है उमाशंकर जी, लेकिन भाई इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हित की बात हो रही है और एक पार्टी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि उनका योगदान क्या है, तो ये बताना पड़ेगा ना आपको कि आपकी पार्टी की जो आधार है, आपकी पार्टी की जो नींव है, आप उससे अलग जाकर के ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन में क्यों है? इसका जवाब तो जनता भी मांगेगी ना उमाशंकर जी। किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए उमाशंकर जी जवाब देंगे। उमाशंकर जी, जिन पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं या जिनके साथ आप जा रहे हैं भाई, उसको लेकर सवाल तो उठेंगे ना? नहीं, सवाल हम बताने के लिए तैयार है। क्या आप बता दीजिए, जो स्ट्रक्चर कमेटी जो 2005 में बनी थी, भारत सरकार ने बनाया था, क्या जो उनके 15 पॉइंट दिए गए थे, क्या उस पर आप अमल करने के लिए तैयार है? क्या मुसलमानों के विकास की बात करते हैं, जो गरीब मुसलमान है, शिक्षा की बात करेंगे आप जो है। और दूसरी बात मेरे मित्र, मैं बता दूं उनको जो है, जो सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है, जो 27% आरक्षण का वर्गीकरण है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें दर्जी भी है, कुलरा भी, दसरी भी है, कुरैशी भी है, मेस्तर भी है, हेला भी है। तो मुसलमान नहीं उमाशंकर राजभर जी, भाई देखिए, संजय जी ने ये पूछा कि आप इनको बताएं, आप इनको ये बताएं। उमाशंकर राजभर जी, देखिए आप इनको फैक्ट्स के साथ, मुझे लगता है आप फैक्ट्स के साथ काउंटर करें तो अच्छा है। उमाशंकर राजभर जी आप मुझे बताएं, उमाशंकर राजभर जी आप मुझे बताएं कि केंद्र, उमाशंकर राजभर जी मुझे ये बताएं, क्योंकि सवाल पूछा ना यहाँ पर संजय जी ने, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप कोई फैक्ट्स के साथ बताएं कि कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको ये लगा हो कि इन्होंने बंटवारा कर दिया, कि हिंदुओं को दे दिया, मुस्लिमों को नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि आप नाम बता दें कि उन्होंने कब ऐसा किया, किस योजना में उन्होंने ऐसा किया कि जब उन्होंने ये चाहा कि मुस्लिमों का फायदा ना हो। कैसे आपने कहा कि वो मुस्लिमों का हित नहीं सोच रहे हैं? देखिए, यह मुसलमानों को मैं बता दूं आपको, जब मदनी साहब मोहन भागवत के पास जाते हैं तो मदनी साहब देशभक्त हो जाते हैं।
जब बयान दे देते हैं देशद्रोही हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए ना, मरकज का जो घटना होती कोरोना काल में, जवाब दो मेरे भाई प्रकाश, अरे भैया जवाब दो राजभर जी, जवाब दीजिए ना, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं राजभर साहब देखिए, ये तो ये जवाब नहीं हुआ राजभर साहब, ये जवाब नहीं हुआ। जवाब इस बात का दीजिए कि इन्होंने कब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया कि जब आपको लगा कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया? ऐसी कौन सी इनकी योजना है, ऐसा कौन सा इनका काम है, चाहे प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का, जिससे आपको ये लगा कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया? वो तो कह रहे हैं कि वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, हर एक योजनाओं का लाभ वो सबको दे रहे हैं। आप इनको बता दें, आप इनको बता दें, उमाशंकर राजभर जी आप इनको बताएं और फैक्ट्स के साथ बताएं कि आपने देखिए मुस्लिमों के साथ ये किया, हिंदुओं के साथ ये किया, आपने मुस्लिमों को हाशिए पर रख दिया, हिंदुओं के लिए आपने ये किया। आप इनको फैक्ट्स के साथ बता दें, आप उनको फैक्ट्स के साथ बता दें उमाशंकर जी, कब इन्होंने ऐसा किया? मैंने कहा बीजेपी के मित्र से यही बता दीजिए कि जो सामाजिक न्याय यानी ओबीसी में जो मुसलमान आता है, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, तो जो सच्चर कमेटी भारत सरकार के पास पड़ी हुई है, क्या सच्चर कमेटी आप लागू करेंगे? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो कमेटी कब से पड़ी हुई है? सच्चर कमेटी कब से है? अरे मुसलमानों का हक माना जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी कब से है? माना जा रहा है। कमेटी कब से है? कब से है? कितने दिनों से है? सच्चर कमेटी कब से है? सच्चर कमेटी कब से है? आप ये बताओ ना, सच्चर कमेटी की डेट बताओ, आप कब से है सच्चर कमेटी? सच्चर कमेटी के बाद बहुत सारी सरकारें रही, आपके भी समर्थक लोग। चलिए ठीक है, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक छोटा सा ब्रेक में यहाँ पर लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे।